तो दिल्ली की गलतियों में काफी हद तक हालात अब गलियों में हालात मामूल पर आ गए हैं, लेकिन खौफ का मंजर अभी भी बना हुआ है। लोग सड़कों पर अपनी जरूरतों के मुताबिक निकल रहे हैं, लेकिन बहुत भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिल रही। दुकानों के शटर कुछ वक्त के लिए जरूर खुले, लेकिन फिर बाद में उनको गिरा दिया गया। पुलिस से लेकर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान लगातार इलाकों में कॉम्बिंग कर रहे हैं। दिल्ली तशद्दुद में मरने वालों की तादाद 43 हो गई है, जबकि अस्पतालों में दाखिल अभी भी कई मरीज की हालत संगीन बताई जा रही है। दिल्ली के हालात का जायजा लेने के लिए कल खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल फसाद मुतासिर इलाकों में पहुंचे थे। उधर तशद्दुद मामले की जांच, शरपसंदों की पहचान और मुजाहरे के लिए फंडिंग की जांच करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकज और दिल्ली सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा है। और पिछले कई दिनों से चल रही सख्ती के बीच जुमे को सुबह दफा 144 में 6 घंटे और शाम को 4 घंटे की छूट दी गई थी। वहीं दिल्ली में पुलिस के नए मुखिया के तौर पर एसएन श्रीवास्तव को चार्ज दिया गया है। दूसरी जानिब दिल्ली पुलिस ने तशद्दुद के मामले में अब तक कुल 123 एफआईआर दर्ज करी हैं और 630 लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर रखे हुए है। तशद्दुद के बाद आज कांग्रेस का वफ्द भी दिल्ली के फसाद मुतासिर इलाकों के दौरे करने के लिए पहुंचा और हालात का जायजा लेकर रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपी जाएगी। तो आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से रहेंगे हरिहर रघुवंशी, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। साथ ही हमारे साथ रहेंगे संजीव कौशिक साहब, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। साथ ही हमारे साथ एजाज कमर साहब रहेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अपने अपने नजरिए यहाँ पर रखेंगे। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के पास जाऊंगा, हरिहर रघुवंशी साहब के पास पहुंचूंगा। रघुवंशी साहब, किस तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली के जो लोग थे जिनकी जिंदगी बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुई है, कह सकते हैं कि हालात मामूल पर आए हैं, पटरी पर आए हैं, नॉर्मल हो रहे हैं? आप देखिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने इसको बहुत ही करीने से और बहुत ही मजबूती से इस पे काबू पाया है, आप देखो लगातार 25 के बाद से लगातार जिंदगी जो है पटरी पे उतर रही है। लोगों में दहशत जो थी वो धीरे धीरे कम हो रही। लोग अपना काम धंधा करना शुरू कर दिए हैं, दुकानें खुलनी शुरू हो गई। लोगों में एक विश्वास और अमन चैन की जो बात थी वो आने लगी है जी। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपील की, अमित शाह जी ने अपील की और अजीत डोभाल जी ने ग्राउंड जीरो पे जा करके जिस तरह से अमन कायम करने की, विश्वास कायम करने की जो कोशिश की, उसका आज नतीजा है कि लोगों में विश्वास बढ़ा है और लोगों की ज़िंदगी जो है शुरू हो गई, पहले जैसी शुरू हो गई है। लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग दिल्ली को जलाने की कोशिश कर रहे थे, जो लोग आग लगाने की कोशिश कर रहे थे, वो बेनकाब हुए हैं और एजेंसियां उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। ऐसी कार्रवाई दोबारा कोई दिल्ली को जलाने की कोशिश ना करे। और आप देखो ऐसे समय पे वो साजिश की गई जब विदेश से, अमेरिका से आपके रिश्ते बहुत ही मजबूत हो रहे थे, बहुत सारी बातों पे चर्चा हो रही थी, बहुत सारी डील पे चर्चा हो रही थी, दुनिया भर के बड़े पत्रकार दिल्ली में मौजूद थे। ऐसे वक्त पे दिल्ली के अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिश की गई, जो बहुत ही गिरी राजनीति है और बहुत ही गंदे किस्म से दिल्ली को और देश को बदनाम करने की कोशिश की गई, जिसको नाकाम कर दिया सरकार ने। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे। लगातार हम देख भी रहे हैं कि हालात मामूल पर आने की कोशिश करें, लेकिन रघुवंशी साहब, आपने जो कहा है कि साजिश करने की कोशिश की, क्या लगता है कि कौन हो सकता है साजिश के पीछे? देखो, आपके चैनल पे आज मैं पहली बार ये बात कह रहा हूँ और इससे बहुत लोग इत्तेफाक नहीं भी रखेंगे, बहुत लोग इसका विरोध भी करेंगे। जिन लोगों ने शाहीन बाग में बिरयानी बांटी, जिन लोगों ने पीएफआई के पैसे से, ठीक है रघुवंशी साहब, आपको यहाँ रोकना चाहूंगा और मैं एजाज कमर साहब के पास जाऊंगा। एजाज कमर साहब, क्या कुछ लग रहा है? रघुवंशी साहब जो कह रहे हैं कि जिंदगी मामूल पर आ रही है, आपका नजरिया क्या कुछ है? देखिए, मैं आपकी इस बात का जवाब देने से पहले कहूंगा कि कुछ आपके यहाँ जब भी मैं आता हूँ डिबेट पे, तो आपकी पर्सनल जो फेसबुक पे जो आपका पर्सनल पेज है, उस पर मेरे ऊपर छीटाकशी होती है। पहला इल्जाम ये लगाया जाता है कि साहब मैं मोदी जी की दलाली कर रहा हूँ। देखिए, वो मेरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और मेरा मजहब इस्लाम सिखाता है कि जो भी आपके मुल्क का सरबराह है आप उसका एहतराम करें। और कल को कोई भी इंसान होगा जो भारत का, जिसको मैं नापसंद करता हूं, वो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, जब भी मैं उसका उतना ही एहतराम करूंगा, उतनी इज्जत करूंगा, उसका उतना ही ग्लोरिफिकेशन करूंगा जितना मोदी जी का करता हूं। मैं अपने मजहब से और अपने फर्ज से बना हुआ हूं और इसमें कोई दलाली वाली बात नहीं है।
दूसरी चीज़ होती है कि साहब मैं आरएसएस का एजेंट हूँ। एजेंट एक बहुत छोटा लफ्ज़ है। देखिए आरएसएस कल्चर नेशनलिज्म को मानता है और मैं भी एक कल्चरल नेशनलिस्ट हूँ, और मैंने हमेशा ये कहा है कि कल्चर नेशनलिज्म हिंदुस्तान में मुसलमानों ने पैदा किया था, मुसलमानों ने उसको छोड़ दिया तो दूसरे लोगों ने उस इशू को ले लिया। तो ये एक कोइंसिडेंट है कि हमारा उनका दोनों का एजेंडा एक है और मुझे इस पर फ़ख्र है, मैं नहीं छुपाता। तीसरी बात ये होती है कि मैं जब भी दंगों की तारीख लेके बैठ जाता हूँ, मैं एक दंगा पीड़ित हूँ, वो जानना था। मैं एक दंगा पीड़ित हूं, आप मेरी बात नहीं सुनते हैं, ये आप सिर्फ एक इशू पे आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि ये दंगे रुकें, ये दंगे बंद हो। हर दंगे पे हम आते हैं, एयर कंडीशन कपड़े में बैठ के थोड़े से आंसू बहा देते हैं, थोड़ा सा मातम कर लेते हैं और मीठी मीठी बातें कर लेते हैं, फिर 6 महीने के बाद दंगा हो जाता है। ये दंगा क्यों होता है, ये कैसे रुकेगा, कब तक रुकेगा? जब तक आप इसकी प्रॉब्लम पे, कोर इशू पे एड्रेस नहीं करेंगे, दंगे कब तक रुकेंगे? जो अपने जनाजे को अपने अजीजों के कंधे पे उठाते हैं, अपनी लाशों को, उनको पूछिए उनके दिल पे क्या गुजरता है। हम तो खैर बातें करके निकल जाएंगे। क्यों नहीं रुकते दंगे? आजादी के बाद हमने बहुत बड़ा पार्टीशन के वक्त दंगा देखा, उसके बाद 8 दशक गुजरने को आ गए हैं, क्यों ये दंगे नहीं रुक रहे हैं? इसके पीछे क्या सियासत है? एक दूसरे के ऊपर हम कीचड़ उछालते रहते हैं। कहते हैं कि कांग्रेस ने 4000 सरदारों को मारा, तो कहते हैं जी बीजेपी ने 40,000। अरे बेशर्मो, मरने वाला तो इंसान है, तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक इंसान मर रहा है, तुम आपस में एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हो? कल को तुम्हारे घर में लाशें निकलेंगी, तुम अपने अजीजों की लाशों को अपने कंधों पे उठाओगे, तो तुम्हें उस वक्त पता चलेगा कि अपनों को खोने का क्या तकलीफ होती है। बेशर्मी की हद हो गई, इसको बंद करना चाहिए, ये सियासत नहीं होना चाहिए। ठीक है, संजीव कौशिक साहब, आपका व्यू? हमें तो लगा कि शायद आप याद साहब से बात कर रहे हैं तो वो ये बताएंगे कि फेल्योर कौन हुआ, किस वजह से इस तरह की बातें हुई, लेकिन वो उनकी कुछ बातें थी, उन्होंने अपनी बातें रखी, उसका भी एक जगह बनता है। मैं मूल सवाल पे आता हूं कि 3 दिनों तक दिल्ली जलती रही, 50 से ज्यादा लाशें गिर गई, अभी भी बहुत सारे लोग मिसिंग हैं। उम्मीद है कि कुछ लाशें और मिलेंगी, जैसा जो लोग नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसी कौन सी व्यवस्था थी कि दिल्ली पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी रह गई? पहले दिन 10 लोगों की मौत होती है, दूसरे दिन, तीसरे दिन ये आंकड़े लगातार बढ़ते चले जाते हैं। देश की केंद्र सरकार, देश की सिस्टम और सुरक्षा व्यवस्था जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रशासनिक जिसके हाथ में अधिकार है, गृह मंत्री की बात मैं कर रहा हूं, कहां सोया रहा? किस परिस्थितियों में देश की पुलिस काबू नहीं पा सकी इस दंगे पे पहले दिन से ही? दूसरी चीज, दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात मैं करता हूं। एक बार देश के गृह मंत्री ने कहा कि आपने कहा था सीसीटीवी कैमरे सारे पूरे दिल्ली में लगाएंगे, 10 मिनट के अंदर में आपने फुटेज निकाल के दिखा दिए कि गृह मंत्री कहां थे खड़े। इतना बड़ा दंगा हो गया, आप एक बार फुटेज निकालते, एक बार बताते कि कौन कौन दंगाई इसमें शामिल थे, किस वजह से, आप किस चीज के लिए आप कैमरे लगा रहे थे? इन दोनों ने मिलकर जिस तरह से दिल्ली को जलाया है, दोनों ने मिलकर, दोनों ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई है। और लास्ट टाइम में एक तुरुप का पत्ता, राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह, एक नया चाल आपने चल दिया आज कन्हैया के बारे में निकाल के। वो केजरीवाल सरकार हमेशा से यही कह देती है कि उनके अंडर आती नहीं है पुलिस, लिहाजा क्या नहीं आती है? दिल्ली की जनता उनको वोट करती है, उनको पता नहीं है? इलेक्शन से पहले मुझे पता है कि उनकी राजनीतिक अपनी मजबूरियां रही होंगी। जेएनयू के बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, मुंह नहीं खोला। शाहीन बाग के मामले में मुंह नहीं खोला उन्होंने एक बार भी। जामिया के बारे में एक बार भी मुंह नहीं खोला उन्होंने। हम समझ सकते हैं कि उनकी राजनीतिक मजबूरी होती है, लेकिन दिल्ली की जनता ने ही उनको वोट दिया है। और आज यदि वो 62 सीटों पर काबिज है तो इसी जनता ने उनको वोट दिया है। कुछ उनका भी कर्तव्य बनता है, कोई जवाब है उनके पास भी। आज भी वो राजनीति खेल रहे हैं 50 लोगों की जान के बाद में, और वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, 3 साल उन्होंने रखा अपने पास फाइल दबा के कन्हैया का, साल भर हमने रखा पढ़ने के लिए। साहब 4 साल और आप भी रख लेते। ऐन मौके पे डाइवर्ट करने के लिए एक सगुफा आप छोड़ देते हैं। ये बेशर्मी की हद है। मुसलमानों की दुकानें जलाई जा रही हैं, मुसलमानों की मस्जिद शहीद की जा रही है। आप कन्हैया की बात कर रहे हैं, पहले इसको रोकिए, पहले इसकी बात करिए। 70 साल हो गए 1969 के दंगे गुजरात से जो मुसलमानों का कत्लेआम शुरू आज तक हो रहा है। आप सिर्फ एक दंगे की बात करेंगे। आपने आवाज उठाई अभी? आप नेली की बात अभी आपने आवाज उठाई? 1987 में अभी आपने आवाज उठाई? आप 19 की बात नहीं करेंगे। अरे मैं तो हर दंगे की बात करता हूँ। अरे 30 साल हो गए कत्लेआम को, ये कत्लेआम कब बंद होगा? मुसलमानों की लाशों पर लाशें गिर रही है, दुकान जलाए जा रहे हैं, मकान जलाए जा रहे हैं। आपकी सियासत हो गई। रोकिए इस दंगे को, अपनी सियासत बंद करिए। ये पार्टियों दलगत राजनीति से ऊपर उठिए, इस दंगे को बंद करिए। अरे आप केंद्र से पूछेंगे, हमसे पूछेंगे? जिसके हाथ में पावर है उससे पूछेंगे, किससे पूछेंगे? आप आपने एक बार भी पूछा? सवाल खड़ा किया आपने? अभी आपने सवाल पूछा है? आप राष्ट्रवादी बन जाते हो, सब कमाल की बात है। अभी आप किसी और मुद्दे पे थे, आप लगे हमला करने। अभी इतनी आवाज तेज करते तो उनके कानों तक जाती।
जिस मुसलमानों की बात कर रहे हैं आप, जिस लोगों की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, वो तो कहते थे कि एक हाथ में कुरान देंगे और एक हाथ में कंप्यूटर देंगे। क्या कर रहे थे वो? मोदी जी 6 साल से हैं, अमित शाह भी साल भर से गृह मंत्री बने, कुछ महीनों से 4-6 महीने से दंगे तो हमेशा होते रहे। सवाल ये दंगे क्यों नहीं रोके गए? फिर वही सवाल, जब भी वर्तमान की बात की जाती है आप अतीत में लेके जाते हैं। आज तक 30 साल में 50,000 से ज्यादा मुसलमानों को दंगे में कत्ल कर दिया गया। एक हत्यारे को तो आज भी करवाइए कत्ल, आज भी करवाइए, आपने उठाई कि किसी कातिल को आज भी करवाइए। आप यही चाहते हैं ना, पहले हुआ था, आज भी करवाइए। कातिल को फांसी दी जाए, क्यों अरे नहीं? साहब, पहले हुआ था तो आज भी होगा। कातिल को फांसी नहीं दी जाएगी तो दंगे रोज होंगे। कल नहीं हुआ, आज भी करवाइए। कल हुआ, आज भी करवाइए। यही चाहते हैं ना। सवाल आज नहीं करें हम, सिर्फ इसलिए कि 84 के दंगे हुए थे, इसलिए आज के दंगे को आप जायज ठहराएंगे। जब कातिल को खुला छोड़ देंगे तो दंगे होंगे ना, दूसरे की भी हिम्मत बढ़ेगी ना। वो कातिल आज आके दंगा कर रहा है। एक मिनट, एजाज कमर साहब, ये कौन सा थीसिस है? हमें समझ में नहीं आता कि 84 के दंगे वाले आके आज दंगे कर रहे हैं। ये थीसिस हमें समझ में नहीं आता। अरे जब कातिल को फांसी नहीं दोगे तो फिर ऐसे ही दंगे होंगे। एजाज कमर साहब, आपका निशाना किस पे? कौन है कातिल? हाँ पूछिए, ज्यादा बेहतर होगा। किसको कातिल कर रहे हैं? किसको कह रहे हैं आप बताइए। सवाल आप ही से है। नहीं, जिन लोगों ने मैं बताता हूँ, एक मिनट, मैं बताता हूँ। जवाब तो देने दीजिए उनको। जवाब उनका ले लूं मैं। कौन कातिल? जिन लोग, अरे आप नहीं साहब, उनसे बताइए साहब। अरे भैया, ये दंगे करने वाले तो आप ही लोग हैं। आप ही पब्लिक को भड़ाते हैं। नहीं, शहीद करते, कभी आप दुकान जलाते हो, कभी वो दुकान जलाते जाते। आपकी सियासत होती रहती है। एजाज कमर साहब, यहाँ सिर्फ मस्जिद शहीद नहीं हो रही है, यहाँ मंदिर का भी वही हाल है। मंदिर और मस्जिद करने हम यहाँ नहीं बैठे हैं, हम अमन की मिसाल इस तरह की करते हैं। हिंदुस्तान की जनता आपको सुन रही है और देख रही है कि आप कर क्या रहे हैं। आप मार रहे हो, मारते रहो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ भी हो, हम क्या कर रहे हैं छोड़ दीजिए। आप क्या कर रहे हैं इसके जवाब नहीं लीजिए। संजीव कौशिक साहब, आपको रोकूंगा। साहब सुनो, संजीव कौशिक साहब, मैं एक मिनट रोकना चाहूंगा, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एजाज साहब, यहाँ सिर्फ मंदिर और मस्जिद शहीद नहीं हो रहे हैं, यहाँ पर हिंदू या मुसलमान नहीं मर रहे हैं, इंसान यहाँ पर मर रहे हैं। दरअसल सिर्फ मस्जिद या एक ही तरफ विक्टिम कार्ड खेलना सही नहीं है, दोनों तरफ के लोग मारे गए, हम सभी जानते हैं। तो पीड़ित वाला कार्ड अगर हम ना खेलें तो बेहतर होगा। हम शांति की अपील करने के लिए यहां पर बैठे। दंगे का कोई रूप नहीं होता और दंगे में कोई ऐसा नहीं है कि मुसलमान मारे जाते हैं, हिंदू मारे जाते हैं। दंगाइयों के सामने जो आता है वही मरता है, ठीक है, इंसानियत मरती है। लेकिन जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, मुद्दा क्या है दंगे का या इस चिंगारी का या दिल्ली में आग लगाने का? मुद्दा क्या है? असल मुद्दे से क्यों भटकते हैं? मुद्दा यह है कि CAA जिसका कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, हिंदुस्तान के किसी मुसलमान से लेना देना नहीं, उसको किसने आग लगाई? किसने इतने दिनों तक वो भ्रम फैलाया? किसने इतने दिनों तक लोगों को भ्रम जाल में डाल के रखा? कौन है वो लोग? आप ये कहना चाह रहे हैं कि देश की सरकार से ज्यादा मजबूत वो लोग थे जिन लोगों ने भ्रम फैलाया? मजबूत नहीं है। अगर देश में मोदी की सरकार नहीं होती, अमित शाह अगर गृह मंत्री नहीं होते तो दंगा न जाने किस रूप तक जाता। इसको 24 घंटे हरिहर रघुवंशी साहब कंट्रोल किया है 2 दिन जब भी दंगे भड़के हैं इतने जल्दी आज तक 50 लोगों से ज्यादा लोगों की जानें चली गई, हजारों लोगों की जान गई है। हिंदुस्तान में सरकारें सोती रही, 50 साल से सोती रही, लेकिन कोई नहीं आया। आज 24 घंटे के अंदर जिस सरकार ने कंट्रोल कर लिया, आप सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल हो गया। 2 दिन पहले क्यों कंट्रोल नहीं हुआ था? देखिए, एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है, जो भी सुरक्षा सिस्टम ये इंतजार किया जाता है। नहीं, इंतजार किया जाता है। जो भी सुरक्षा एजेंसियां होती हैं उनका अपना एक तरीका होता है। मैं बता रहा हूं। ऐसा है, जिन गलियों में दंगे हुए, जिन लोगों ने बोरियां भर भर के इंतजाम करके ऊपर से फेंक रहे हैं, इतनी सकरी गलियां थी, सुरक्षा एजेंसियों ने बहुत सारी चीजों को देख करके तब एक्शन लिया। ऐसा नहीं है कि आपने नहीं जानकारी नहीं। मैं बता रहा हूं, पहले मेरी बात सुन लीजिए आप। जब भी कोई सुरक्षा एजेंसी कोई एक्शन लेती है तो पूरी तहकीकात करके लेती है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कुछ कहीं हुआ, नहीं
बंदूक उठा लिया और तान दिया और मारने लग गई, ऐसा नहीं होता। क्या कहना चाहते हैं? तहकीकात नहीं, 2 दिन गए। तहकीकात नहीं, सुरक्षा एजेंसियों का अपना एक हरिहर सिस्टम है। सुरक्षा एजेंसी की बात आप कर रहे हैं। एक मिनट नहीं सर, रघुवंशी साहब, आप सुरक्षा एजेंसी की बात कर रहे हैं, तो हमारी इंटेलिजेंस वो लोग कहाँ थे? नहीं, सब काम कर रहे थे। और एक चीज बताओ, इस देश में तमाम ऐसी घटनाएं हुई, तब भी सुरक्षा एजेंसियां थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। अरे साहब, बार-बार आप चले जाते हैं पूर्व में नहीं, तमाम एजेंसी। आज की बात कीजिए ना। नहीं, आज की बात मैं कर रहा हूं। मुल्क आपके हाथ में है, मजबूत हाथों में लोगों ने मुल्क दिया है। मुल्क हमारे हाथ में है, इसीलिए इतने जल्दी चीजों को नियंत्रित कर लिया गया और शांति की बहाली हुई। मानते हैं आप, जल्दी मानते हैं आप? 3 दिन तक आपके कंट्रोल से सारी चीजें बाहर होती रही, पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी रही। पुलिस हाथ पे हाथ कभी नहीं रख के बैठी रही, पुलिस संयम से काम ली। अरे कौन सा संयम? नहीं, एक चीज बताइए, आग लग रही है घरों में, दुकानों में आग लग रही है, आप कह रहे हैं जब पुलिस जामिया में चली जाती है तो वो लोग सवाल उठाते हैं। जामिया छोड़िए, रघुवंशी साहब मुझे ये बताइए, क्यों नहीं जो जाती है? लोकल इंटेलिजेंस है उनका फेलियर आप मानते हैं या नहीं मानते? पुलिस का कोई फेलियर नहीं है, पुलिस ने संयम से काम लिया और काबू पाया। 2 दिन तक क्यों नहीं किया गया? जब होम मिनिस्ट्री की दिल्ली सरकार की मीटिंग हुई, उसके बाद ही कर्फ्यू के ऑर्डर क्यों आए, शूट एंड साइट के ऑर्डर आए, उससे पहले क्यों नहीं दिए गए? नहीं, शूट एंड साइट के ऑर्डर आए, उससे पहले आप ये देखो कि गृह मंत्रालय ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, एनएसए की बैठक बुलाई, सुरक्षा एजेंसियों की बैठक बुलाई। इस सब में साहब टाइम लगता है, नहीं लगता? 5 देश मिनट में थोड़ी होता है, देश ऐसे थोड़ी चलता है। 5 मिनट में कर लो। पहली बार ऐसा हुआ कि एनएसए जैसे पोस्ट को भी आपने, पद को भी आपने हल्का कर दिया, हल्का नहीं दिया दिल्ली के दंगे नहीं कंट्रोल करने के लिए। ये देखो साहब, काम करें, नहीं काम करें तो कहो कि क्यों कर रहे हो, नहीं करें क्यों नहीं कर रहे हो? अरे वो पद क्या होता है डोभाल साहब का पता है आपको? नहीं, आपने किस काम के लिए लगा दिया आपने? एक चीज बताओ, अगर सरकार में कोई अनुभवी है, अपने अनुभव को शेयर कर रहा है, जीरो ग्राउंड पे जाके काम कर रहा है, तो आप कर रहे हो? क्यों कर रहा है साहब? अजीब हालत है। यानी कि रघुवंशी साहब, अगर काम करे तो आप करें, क्यों कर रहा है? नहीं करे क्यों नहीं कर रहा है? ठीक है रघुवंशी साहब, क्या आप मानते हैं कि सरकार को ये एनएसए को भेजने की मजबूरी ये रही क्योंकि पुलिस जो थी पूरी तरह से फेल हो गई थी? नहीं, कोई मजबूरी नहीं। तो एनएसए को नहीं, एनएसए को भेजना इसलिए भी जरूरी था, उनका एक अनुभव रहा है, तमाम ऐसी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने काम किया है, उन्होंने अपने अनुभव को शेयर किया और कंट्रोल किया। कंट्रोल नहीं हुआ तब गए आप ये देखो कि 12 घंटे के अंदर तमाम अधिकारियों के तबादले हुए, तमाम एजेंसियों से मीटिंग हुई, तमाम सारे काम हुए। ऐसा नहीं होता 5 मिनट में कोई चीज नहीं हो जाती। 2-3 दिन इसी में लग गए। ठीक है एजाज कमर साहब, एनएसए अजीत डोभाल का सड़क पर उतरना किस तरह तक जायज है? क्योंकि अपोजिशन ने कहा है कि हालात पुलिस के कंट्रोल में नहीं थे, लिहाजा एनएसए को उतारना पड़ा। देखिए शफान साहब, आपकी उम्र जितनी उससे ज्यादा 93 से मैं लिख रहा हूँ। हाँ। और मैंने लिखा था, मैं 1992 का दंगा पीड़ित हूँ, उसी अफसोस में मैंने अपना पहला आर्टिकल 1993 में लिखा था, वो दंगों के ऊपर ही था। देखिए, एक सरकार ने ये कोशिश की थी कि अजीत डोभाल साहब को लाके माहौल को नॉर्मल करने की, ये एक मतलब एक इंडिकेशन था कि हालात नॉर्मल हो गए, ताकि एक मैसेज जाए और जो दंगाई हैं, जो तशद्दुद करना चाहते हैं, वो अपने कदम पीछे घोटें। देखिए, मैं लिखते लिखते दंगों पर थक चुका हूँ। मैं अपने सेमिनार में बोलते बोलते थक गया। कब तक तकरीर करूँ, कब तक भाषण करूँ? देखिए, कोर इशू को हम बात नहीं करते। आज कैसे फेल्योर है उस पे बात कीजिए। आपकी बात में फिर 6 महीने के बाद आप यही बात करेंगे, यही कहानी करेंगे, फिर साल भर के बाद यही करेंगे। आज पहली बार दंगा हुआ है, आज पहली बार दंगा हुआ है। आप तो ऐसा कर रहे हैं कि आप ये कहना चाहते हैं कि 2002 में हिंदुस्तान में पहली बार दंगा हुआ, किताबें दिल्ली में पहली बार दंगा हुआ। हमेशा वफादार होते रहते हैं आप, अपने आपस में सियासत करते रहते हैं, खेल खेलते रहते हैं, कभी उसकी हुकूमत कभी आपकी हुकूमत, सब मिलके मारो। एजाज कमर साहब, मैंने पूछा कि एनएसए अजीत डोभाल साहब का उतारना कितना जायज था? आप क्यों नहीं, आपसे सवाल क्या किया गया है? आप जवाब दीजिए ना। क्यों नहीं इसकी, आप गोल गोल घुमा रहे हैं, क्यों नहीं किए? जब आप पत्रकार हैं, पॉलिटिकल पार्टी की जैसे गोल गोल घुमा रहे हैं। 80 में शिकायत थी, एजाज कमर साहब, बिल्कुल मैं मानता हूँ जितने दंगे हुए हैं अब तक। नहीं, अजीत डोभाल साहब का जाना बिल्कुल जायज है। आप कहोगे कि प्रधानमंत्री क्यों मॉनिटरिंग कर रहे थे? तो प्रधानमंत्री हैं देश के, दिल्ली के दंगों की मॉनिटरिंग क्यों कर रहे हैं? गलत तर्क है ये। नहीं, ये गलत नहीं। अगर एनएसए जा करके लोगों में अमन शांति की बहाली करते हैं तो उसमें गलत क्या है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, गलत क्या है? अगर कोई बड़ा अधिकारी, कोई सीनियर ऑफिसर जाता है तो उसमें गलत क्या है? ये बताओ आप। रावत साहब को उतार, अगर नहीं, अगर प्रधानमंत्री मॉनिटरिंग करते तो आप सवाल उठाओगे, प्रधानमंत्री क्यों? यही तो मैं चाह रहा हूं कि उतार दीजिए। दिल्ली जैसे छोटे राज्य के लिए प्रधानमंत्री क्यों मॉनिटरिंग कर रहा है? आप ये सवाल उठाएंगे?
अरे अरे अमन चयन के लिए सरकार को जो करना पड़ता है वो करती है। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस का रुख कैसे देखते हैं संजीव साहब आप? कांग्रेस लगातार एक्टिव दिखाई दे रही है। आज भी जो दंगा मुतासिर इलाके वहां पहुंची है और इलाकों का दौरा करके सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। निश्चित तौर पे मैं यही कह रहा हूं कि सारे पार्टियों का ये मत होना चाहिए एक मुद्दे पे कि दंगा रुका, अब स्थिति सामान्य होनी चाहिए, उसके लिए पहल करनी चाहिए। लेकिन यह बात आप मत भूलिए, मत छोड़िए इसको कि आखिर किस वजह से इस तरह से दंगा फैलता चला गया। आखिर पहले दिन कंट्रोल कर ले, आप शूट एंड साइट की बात कर रहे हैं ना, पहले दिन आप बताइए कि उसके बाद में किसी को मारने की नौबत आई क्या? तीसरे दिन के बाद में नहीं आई ना। लोगों को केवल पता होता है कि एक बार की ये आदेश निकल गया है कि जो दंगाई सामने आएंगे उनको गोली मार दी जाएगी, फिर देखिए घर से चूहा तक बाहर नहीं निकलेगा। ये पहले दिन यदि इस तरह के एक्शन लिए जाते, कड़े एक्शन लिए जाते, आप कहते हैं कि ट्रंप साहब आए थे, छवि खराब हो जाती। वाशिंगटन पोस्ट ने क्या लिख दिया? नहीं, राजनीतिक पार्टियों ने क्या किया? सोनिया गांधी ने क्या किया? ब्लेम की राजनीति किया। मुख्यमंत्री ने क्या किया? कहीं निकलने के लिए देखिए फिर वही पार्टी की लड़ाई, बस वो पार्टी की लड़ाई शुरू हो जाएगी। पार्टी की लड़ाई शुरू हो जाएगी, अपील तक नहीं करता, पार्टी की लड़ाई शुरू हो गई, बस सियासत शुरू होगा, बस सियासत शुरू होगा। हम उनको बरी कर रहे हैं और बुला करके शांति के लिए बैठक करते हैं। जी आप लोग बताओ क्या करना चाहिए? कहां बरी कर रहे हैं? संजीव साहब सुन लेते हैं। आपको एक किस्सा बताना चाहता हूं। मैंने लगभग 2 रिटायर्ड दिल्ली पुलिस कमिश्नर का सीधे एक के साथ डायरेक्ट काम किया है। 84 के दिल्ली पुलिस कमिश्नर टंडा साहब जिनके जमाने में दंगा हुआ, तो मुझे खान मार्केट में वो जुमरात के दिन एक मज़ार पे फातिहा पढ़ने के लिए ले जाया करते थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या वजह, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं 3 दिन तक परेशान था, अपने जूनियर्स को आदेश दे रहा था, उन्होंने फोन उठा के साथ में रख दिए थे, कोई ऑर्डर सुनने के लिए मेरा तैयार नहीं था, मैं इतना परेशान था, तो आखिर में मैं रो पड़ा और ये मज़ार से मैंने दुआ करी कि दंगा रुक जाओ, रुक गया, इसलिए मैं हर साल जाता हूँ। तो ये हमेशा की कहानी रही है। जो पुलिस वाले होते अपने सीनियर की नहीं सुनते रहे, इसलिए हम चिल्लाते रहे 40 साल से, जब से मुरादाबाद दंगा हुआ, कि पुलिस कंट्रोल एक्ट लाया जाए, पुलिस सुधार के लिए लाया जाए, उनकी एक साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की जाए ताकि उनका नजरिया बदले। दूसरी, हमेशा कम्युनल राइट्स की बात होते रहे, तो हमने कहा कि एंटी दंगा विरोधी कानून आना चाहिए। अब उस पर सबकी सियासत आड़े जाती रहती है, दंगे। कांग्रेस लगातार वजीर दाखिला का इस्तीफा मांग रही है और जिस तरह से बयानबाजी हुई उसके लिए जिम्मेदार सरकार को ठहरा रही है। किस हद तक ठीक है कि वो इस्तीफा मांग रही है? बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। ऐसे समय में जब शांति के लिए कुछ काम करना चाहिए, शांति की अपील करना चाहिए, दिल्ली में अमन शांति बहाल करने के लिए कुछ भी करना चाहिए, उस समय राजनीतिक गेम खेलना, एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ना, ये पूरी तरह से गलत। और मान लीजिए कि आपसे गलती हुई, रघुवंशी साहब आप इस बात को मान रहे हैं, आप इस बात को मान रहे हैं, आपको ये भी मानना चाहिए। एक मिनट सुनिए मेरी बात, एक बार मेरी बात सुनिए रघुवंशी साहब। उस समय सिर्फ राजनीतिक छीटाकशी करना, छीटाकशी की शुरुआत आप भी जानते हैं। जब दिल्ली इलेक्शन शुरू हुए थे, जो गोली मारो वाला बयान था, जो नारा था, आप जानते हैं कि आज दिल्ली के कनॉट पैलेस, जो सबसे पॉश इलाका माना जाता है, वहां के मेट्रो तक ये नारा गूंज रहा है। क्यों ना बताइए इसकी? आप उससे पहले अमानतुल्लाह खान का बयान देख लीजिए, जब उन्होंने कहा कि मस्जिदों से हटेंगे, बुरके हटेंगे, अजान नहीं होगा। अमानतुल्लाह के बयान को गलत करार देने के लिए हम और आसिफ खान के बयान को क्यों नहीं देखते? हम वारिस पठान के बयान को भी देखते हैं सर। और दूसरी चीज, नहीं दूसरी चीज, जो भी बयान जिस राजनीतिक पार्टी ने, आपको याद नहीं होगा, वो याद नहीं होगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपको याद है, नहीं उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, यहाँ बटन दबाओ, शाहीन बाग में करंट दौड़ाई, याद है आपको? उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। ये क्या है? उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। नहीं, कोर्ट इंटरवीन कर रहा है। जिस मामले में कोर्ट इंटरवीन कर रहा है, उस मामले में हमको बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। कोर्ट ने तो कहा, जिसने भी नहीं, कोर्ट ने तो कहा कि एफआईआर दर्ज करो, जो भी गलत पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और आप ये देखो आज ये मामला खुल चुका है। किसकी छत पे बोतल थी, किसकी छत पे बम थे, किसकी छत पे वो थे, क्या नाम है, गुलेल था, ये सब किसकी छत पे था? ठीक है, चलिए। तो अभी नई चीजें निकल के सामने आ रही हैं। कांग्रेस की साबिक निगम पार्षद, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है, चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। हालांकि गनीमत यह है कि जो धीरे धीरे जिंदगी है वो पटरी पर लौट रही है। एक ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद चर्चा जारी है।